स्वागत है इस नई डीप डाइव में। आज का विषय बहुत ही खास है और अगर मैं कहूं कि ये एक तरह का खजाना है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल। आज हम कर्मा बैच 2.0 के इतिहास के क्लास नोट्स का बहुत गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। और खासकर उन छात्रों को ध्यान में रखते हुए जो एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं। एकदम सही। हमारा आज का मिशन एकदम क्लियर है। हमें इन विस्तृत नोट्स में से वो गोल्डन पॉइंट्स निकालने हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, इतिहास सिर्फ तारीखें रटने का नाम नहीं है। मतलब ये एक घटना से दूसरी घटना के जुड़ने की बहुत ही तार्किक कड़ी है। बिल्कुल। और आज आप एक अनुभवी टीचर की भूमिका में हमें इसे डिकोड करने में मदद करेंगी। जी, मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम इसे स्टेप बाय स्टेप और पूरी तरह से एग्जाम फोकस्ड तरीके से समझें, ताकि जो भी कैंडिडेट्स इसे सुन रहे हैं उन्हें तथ्य तुरंत से याद हो जाएं। और हमारी ये चर्चा पूरी तरह से निष्पक्ष होगी, सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता से। ये तो एसएससी जीडी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। हाँ, मतलब नोट्स की शुरुआत में ही इतिहास के जनक हेरोडोटस का जिक्र है, जिनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। ये सीधा फैक्ट है जो दिमाग में बिठा लेना चाहिए। और फिर बात आती है पाषाण काल की, यानी स्टोन एज। जी, इसे हम मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटते हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में सबसे बड़ी चीज जो हुई वो थी आग की खोज। बिल्कुल, इंसान पूरी तरह शिकार पर निर्भर था, लेकिन आग ने सब बदल दिया। फिर आता है मध्यपाषाण काल, जहां पशुपालन की शुरुआत हुई। और पहला पालतू जानवर कुत्ता था। हाँ, और एग्जाम के लिए इसका साक्ष्य बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश का आदमगढ़, ये बहुत बार पूछा जाता है। सही कहा। और नवपाषाण काल का समय एसएससी जीडी के लिए 4000 बीसी से 2500 बीसी तक याद रखना है। ये समय मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसी समय पहिए का आविष्कार हुआ। जिसने पहिया बनाया उसने तो दुनिया की रफ्तार ही तय कर दी। जी, और सिर्फ यातायात नहीं, कृषि की शुरुआत भी यहीं से हुई। मेहरगढ़ वो जगह है जहां से कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। कृषि का मतलब है कि इंसान ने एक जगह टिक कर रहना सीख लिया। बिल्कुल, और यहीं से बस्तियां बननी शुरू हुई, जो बाद में सिंधु घाटी सभ्यता जैसे विशाल रूप में सामने आई। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा, कांस्य युगीन या प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। नगरीय सभ्यता इसलिए क्योंकि इनकी अर्बन प्लानिंग लाजवाब थी। ग्रिड सिस्टम और पक्की ईंटें, मतलब उस जमाने में ऐसी व्यवस्था हैरान करती है। यही तो परीक्षा में पूछा जाता है। हमें इसके प्रमुख शहरों को देखना है। जैसे हड़प्पा से हमें 837 कब्रिस्तान और अन्नागार मिला। और मोहनजोदड़ो, इसका तो नाम ही है मृतकों का टीला। यहाँ से विशाल स्नानागार मिला, पशुपति की मुहर मिली और सबसे अहम कांसे की नर्तकी। बिल्कुल, जो लॉस्ट वैक्स मेथड यानी लुप्त मोम तकनीक से बनी थी। यह तकनीक एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। अच्छा, लोथल के बारे में एक बहुत ही खास बात नोट्स में है, वो एक बंदरगाह था। जी, और वहाँ के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी शहरों में तो दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे ना। हाँ, क्योंकि लोथल एक पोर्ट सिटी था। व्यापार के लिए बैलगाड़ियों का सीधे घर तक आना जरूरी था। क्या बात है, ऐसे लॉजिक से याद करें तो कभी नहीं भूलेंगे। और कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियां। वहां जुते हुए खेत और लकड़ी के हल मिले। धौलावीरा अपनी जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए मशहूर था और ये शहर 3 भागों में बटा था, जबकि बाकी शहर 2 भागों में बटे थे। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और चन्हुदड़ो तो जैसे उस समय का मेकअप अप था। जी, मनका बनाने का कारखाना मिला, लिपस्टिक और काजल के साक्ष्य मिले। मतलब सोचिए, वो समाज कितना विकसित था। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वैदिक काल और महाजनपद की तरफ। वैदिक काल का समय 1500 बीसी से 600 बीसी है। इसमें आर्यों के आगमन पर काफी डिबेट है। हाँ, मैक्स मुलर कहते हैं मध्य एशिया से आए और स्वामी दयानंद सरस्वती मानते हैं कि तिब्बत से आए। एग्जाम में सीधा नाम और उनका मत पूछा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल ऋग्वेद से आते हैं। 10 मंडल और 1028 सूक्त। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 10वां मंडल, जहां पहली बार वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। अच्छा, नदियों का जिक्र भी बहुत दिलचस्प है। सबसे ज्यादा 55 बार सिंधु नदी का नाम है। लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जिसका जिक्र 50 बार है। और आज जो सबसे प्रमुख नदी है गंगा, उसका जिक्र सिर्फ 1 बार और यमुना का 3 बार है। क्योंकि आर्यों का शुरुआती निवास सप्त सिंधु प्रदेश था, जो सिंधु के आसपास था। देवताओं में इंद्र सबसे प्रमुख थे, जिन्हें पुरंदर कहा गया, और उनके लिए 250 सूक्त हैं। फिर लोहे की खोज ने सब बदल दिया।
कृषि में सरप्लस हुआ और महाजनपद काल आ गया। कुल 16 महाजनपद थे, जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली था। और यहाँ एक शानदार एग्जाम ट्रिक है, अश्मक। बिल्कुल, अस्मक गोदावरी नदी के तट पर एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। ये फैक्ट कैंडिडेट्स को एकदम रट लेना चाहिए। इसके बाद विदेशी आक्रमणों का दौर शुरू होता है। सिकंदर की कहानी तो सब जानते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक गलती होती है। सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी नहीं था। तो पहला कौन था? ईरानी थे। हखामानी वंश के डेरियस प्रथम ने पहला आक्रमण किया था। अच्छा, सिकंदर उसके बाद आया। जी, 326 बीसी का हाइडेस पीस या झेलम का युद्ध सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। और सिकंदर भारत में कुल 19 महीने रहा। सही। इसी समय भारत में जैन धर्म भी उभर रहा था। जैन धर्म के नोट्स में जिन शब्द का अर्थ विजेता बताया गया है। 24 तीर्थंकर हुए। इनका जिक्र भद्रबाहु की पुस्तक कल्ट सूत्र में है। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिनका प्रतीक सांड था, और 24वें महावीर थे। और सिर्फ उत्तर भारत नहीं, एसएससी जीडी के लिए दक्षिण भारत भी बहुत क्रूशल है। चोल साम्राज्य, राजराज प्रथम ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम को तो दक्षिण भारत का सिकंदर और दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनकी नौसेना बहुत ताकतवर थी। इसके बाद मध्यकालीन भारत की शुरुआत में अरब आक्रमण होते हैं। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम। उसने सोने के सिक्के चलाए, जिन्हें दिरहम कहा गया। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, पहली बार जजिया कर उसी ने लगाया था गैर मुस्लिमों पर। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, आधुनिक भारत। गवर्नर जनरल, वाइसरॉय और राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ तो नीतियां सीधे सीधे पूछी जाती हैं। चलिए एक एक करके डिकोड करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्हें सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। 1793 में इन्होंने ही स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। फिर आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, जो सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस लेकर आए। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया और ठगी प्रथा भी खत्म की। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल तो लॉर्ड डलहौजी से आते हैं। बिल्कुल। रेलवे का जनक। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली, जो 34 किलोमीटर चली थी और उसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। और डलहौजी की कुख्यात राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसका पहला शिकार सतारा बना था। 1854 का डाकघर अधिनियम भी डलहौजी के समय ही आया। इसके बाद 1857 की क्रांति हुई और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। और फिर शुरुआत होती है गांधी युग की, 1915 से 1947 तक। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे। इनके 2 गुरु थे, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु रायचंद्र। और इनकी प्रेरणाएं भी अलग अलग थी। हाँ, भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन से मिली और जन आंदोलन की प्रेरणा लियो टॉल्स्टॉय से। 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह एग्जाम के लिए बहुत अहम है। इसमें पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, लेकिन एसएससी दूसरा और तीसरा नाम भी पूछ लेती है। तो दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए ऑपरेशन 0 आवर चलाया और गांधी जी को गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। ये फैक्ट बहुत बार रिपीट हुआ है। तो मतलब हमने प्रागैतिहासिक काल से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक का एक बहुत ही शानदार स्मार्ट रिवीजन कर लिया है। बिल्कुल। कैंडिडेट्स को मेरी यही सलाह है कि इन तथ्यों को बार बार दोहराएं, क्योंकि यही डायरेक्ट क्वेश्चंस सिलेक्शन पक्का करते हैं। और आज की चर्चा को खत्म करने से पहले क्या आपके पास कोई ऐसा विचार है जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकें? एक बहुत ही गहरा सवाल है सोचने के लिए। देखिए, आधुनिक इतिहास में हमने पढ़ा कि सिविल सेवा, पुलिस व्यवस्था और रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, अपने फायदे के लिए। बिल्कुल, अपने नियंत्रण के लिए। और आज वही युवा जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, वो उसी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जरा सोचिए, इतिहास का ये ज्ञान कैसे हमारा नजरिया बदलता है। कल जो वर्दी इस देश को गुलाम रखने के लिए थी, आज उसी वर्दी को पहनकर इस देश की रक्षा करने का मौका मिल रहा है। उद्देश्य में कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। ये सच में बहुत ही प्रेरणादायक विचार है। और इसी सोच के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। सभी कैंडिडेट्स को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जल्द मिलेंगे अगले विश्लेषण में।